क्योंकि पेशेंट हमारे पास ऑलरेडी डायग्नोस होकर आए हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग फोकस करेंगे सबसे पहले डेमोग्राफिक डेटा के बारे में, उसके बाद से हम लोग कुछ जनरल एग्जामिनेशन कराएंगे, फर्दर कुछ हमारा वाइटल एग्जामिनेशन होगा, अस्कल्टेशन पे आएंगे और उसके बाद से हम लोग अस्थमा का ट्रीटमेंट देखेंगे जो कि मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं। तो हम लोग बात करें डेमोग्राफिक डेटा के बारे में, तो पेशेंट का नेम, तो नेम हम लोग कॉन्फिडेंशियल पर्पज के लिए एक्सपोज नहीं करते हैं। जो एज है वो 40 ईयर्स है, जेंडर हमारा मेल, कि कोई भी डिजीज स्लो प्रोग्रेशन में हो रही है और आगे जाके ज़्यादा अफेक्ट कर रही है वो। और फीवर के साथ साथ उसको राइगर और चिल्स भी था। राइगर और चिल्स का मतलब कि जब उसको फीवर हो रही थी तो पूरी बॉडी शिवर कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम दिस ही आल्सो सफरिंग फ्रॉम द कफ। जो कफ था वो इनिशियल स्टेज में नॉन प्रोडक्टिव था, बट जैसे जैसे कंडीशन बढ़ती गई इट वाज गेटिंग प्रोडक्टिव एंड विद द डिस्चार्ज ऑफ एलोकुलर म्यूकोइड स्पुटम। जो कफ था उसका वो रात के टाइम ज्यादा हो रहा था एज कंपेयरिंग टू द डे टाइम, एंड ही इज आल्सो कंप्लेनिंग अबाउट द पेन इन द लोअर चेस्ट बाय द कफिंग। एंड द थर्ड उसका जो क्लिनिकल वो चीफ कंप्लेंट था वो था ब्रेथलेसनेस। तो ब्रेथलेसनेस बेसिकली कब हो रहा था, जब पेशेंट कफ कर रहा था तब उसके दौरान उस टाइम उसको ज्यादा ब्रेथलेसनेस फील होता। अब हम आएंगे पास्ट हिस्ट्री में, तो बेसिकली जो पास्ट हिस्ट्री में फोकस करें हम लोग, तो ही इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक मेलाइटिस। अपार्ट फ्रॉम डायबिटिक मेलाइटिस ही इज आल्सो हैविंग द हाइपरटेंशन एंड डिसलिपिडीमिया फ्रॉम पास्ट 5 ईयर। मेडिकल हिस्ट्री पे आएंगे तो फर्स्ट एनी पैलोर क्लबिंग साइनोसिस टेक्टरस या लिम्फेडेनोपैथी या कोई भी चीज उसमें नहीं थी। नाउ वाइटल्स पे आएंगे, वाइटल्स में बेसिकली मेजर इसमें हम लोग फोकस करते हैं रेस्पिरेटरी रेट, ब्रीदिंग रेट और उसका पल्स रेट निकाला। तो पल्स बेसिकली 80 बीट्स पर मिनट, रेस्पिरेटरी 20 बीट्स पर मिनट, टेंपरेचर होगा 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन, तो रेस्पिरेटरी जैसी है तो चेस्ट बेसिकली सिमेट्रिकल एंड बैरल से जो कि नॉर्मल होता है, और चेक करते हैं कि रेस्पिरेशन में कोई एक्सेसरी मसल का यूज हो रहा है कि नहीं। तो देयर वाज यूज इन द यूज ऑफ एक्सेसरी मसल इन द रेस्पिरेशन ऑफ पेशेंट का। अब आएंगे हम पाल्पेशन पे, तो पाल्पेशन में देखेंगे तो कोई भी लोकलाइज्ड टेंडरनेस या टेंपरेचर रेंज हमें नहीं देखने के लिए मिला था। ट्रकिया इसमें सेंट्रल था, जो हार्ट का एपेक्स था पाल्पेशन में, इट वाज फेड लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉर्शनल स्पेस 1 सेंटीमीटर मीडियल टू द मिड सेरिब्रल लाइन। अब आएंगे अस्कल्टेशन में, तो अस्कल्टेशन में हम लोग स्टेथोस्कोप से चेक कर रहे हैं तो एयर एंट्री सारी जगह प्रेजेंट है। उसके अलावा हमें अस्कल्टेशन में एब्नॉर्मल हार्ट साउंड मिलेगा क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी हमारे पास अस्थमा का है, तो ब्रीदिंग टाइप का उसको साउंड मिला हमें जिसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा थी। नाउ इन्वेस्टिगेशन, जो सबसे मेन होता है ना अस्थमा के इन्वेस्टिगेशन में, हम लोग सबसे पहले पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराते हैं जो कि इंसेंटिव स्पायरोमेट्री का यूज करके हम लोग उसकी वाइटल कैपेसिटी लंग वैल्यूम चेक करते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सीबीसी। तो सीबीसी से हम लोग एग्जामिन क्या करते हैं, उसका हीमोग्लोबिन काउंट और डब्ल्यूबीसी काउंट देखते हैं। तो बेसिकली अस्थमा कैसी बीमारी एक तरीके का एलर्जिक डिजीज है। जब भी हम लोग पेशेंट का सीबीसी काउंट कराएंगे ना, उसमें जो ए ग्रेनुलोसाइट जो होते हैं वो बड़े हुए मिलेंगे, बेसिकली बेसोफिल काउंट। और जो थर्ड हमारा इन्वेस्टिगेशन होगा, चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारा होता है एक्सरे कराते हैं हम लोग। एक्सरे कराते हैं क्योंकि देखो एक्सरे से हमें ये पता नहीं चलेगा अस्थमा हुआ है कि नहीं, क्योंकि उसको रूल आउट करने के लिए कोई भी हमारे पास स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं है। लेकिन अस्थमा से बाइपेप का यूज कर सकते हैं, जिसे बाइपेप यूज करते हैं। नेक्स्ट एक पेशेंट अभी मैकेनिकल वेंटिलेटर पे आप तो कंप्लीटली क्योर कर गया, हम लोग डिस्चार्ज फेज में आएंगे। तो जब डिस्चार्ज फेज में आएंगे तो बेसिकली इनिशियल स्टेज में तो हम लोगों ने नेबुलाइजेशन को उसको रखा था। अभी क्या है कि नेबुलाइजेशन इज नॉट इजी टू कैरी एवरीवेयर क्योंकि बड़ी मशीन होती है, तो उसके जगह पे हम लोग उसको मीटर डोज इनहेलर प्रिस्क्राइब करेंगे। उसमें भी हम लोग जो ड्रग्स हमारा होगा वो सैल्बुटामॉल और ब्यूटासाइड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्चार्ज फेज में हम लोग कुछ उसको एंटी एलर्जिक मेडिकेशन लाइक मोंटेलिकोस्ट, कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड और कुछ एंटीबायोटिक्स लाइक एमॉक्सिसिलिन, जितने भी ग्राम पॉजिटिव एंटीबायोटिक्स हैं उसे प्रिस्क्राइब करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ यूट्रोमाइसिन एंड एमॉक्सिसिलिन। ये होगी हमारी मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम लोग आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या है। तो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज है पेशेंट एजुकेशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अस्थमा एक ऐसी बीमारी है कि एलर्जी की वजह से होता है। तो पेशेंट को हम लोग अवेयर कराएंगे कि उसको किस चीज से एलर्जी और कैसे उसको बचाव करना है। सेकेंड थिंग पेशेंट एजुकेशन में आएगा डाइट। डाइट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अस्थमा के केस में। जो थर्ड हमारा होगा वो साइकिलिंग या स्विमिंग। रेंज ऑफ मोशन ट्रेनिंग करा सकते हैं, लाइक क्वाड्रिसेप लेग रेज, जो क्वाड्रिपोड लेग रेज करा सकते हैं, या फिर थोरेसिक एक्सपेंशन, ये सारे हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग बेसिकली इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट और उस रिलैक्सेशन टेक्निक, मतलब पेशेंट को कई बार काउंसिल करके उसको मोटिवेट करके भी हम ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड कराएंगे।